नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात पाकिस्तान के उस धोखे की, वो धोखा जो पाकिस्तान ने अपने करीबी साथी को दिया। पाकिस्तान ने समय समय पर आर्थिक मदद जिससे ली, जंग होने पर साथ देने का वादा किया, लेकिन जब जरूरत आई तो पीठ दिखा दी, हमेशा की तरह। क्या सीने पर तमगे सजाए हुए दुनिया को अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाते आसिम मुनीर युद्ध की इस आग से डर गए हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताएंगे आपको। आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जिसमें धोखा देना तो उसकी एक तरह से फितरत में ही शामिल है। दरअसल सऊदी अरब ने भी एक बार फिर से उसको धोखेबाज कह दिया है। सऊदी अरब के साथ में डिफेंस समझौता हुआ, लेकिन उसके बावजूद, उससे आर्थिक मदद लेने के बावजूद पाकिस्तान की सरकार जंग में सऊदी का साथ देने से बच रही है और अब वो खुद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डिफेंस डील की याद दिला दी है। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों पर जबरदस्त हमले किए और अब तो खबर यह है कि सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव डाले जाने के भी संकेत मिल रहे हैं। जी हां, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है पाकिस्तान जो वादा किया वो तो निभा ले। खबर है कि सऊदी विशेषज्ञों की ओर से कनाडा को भेजे गए एक टीवी संदेश में संकेत दिए गए कि पश्चिम एशिया में जब तनाव बढ़ रहा है तो उसके मद्देनजर सऊदी अरब को इस्लामाबाद से कार्रवाई की उम्मीद है। अब इस बीच यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल भी काफी चर्चा का विषय है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान कई सालों से वित्तीय और रणनीतिक समर्थन ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान को खुश करने की नीति पर भी काम करता रहा है। आर्टिकल में कहा गया है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के हमलों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। समझिए जरा, सऊदी अरब के विदेश मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमलों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी, उसमें पाकिस्तान को साथ देना होगा। फिलहाल जंग में अब तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ नहीं, या ये कहा जाए पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं सुनता नजर आता। अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान जंग में अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ जुबानी जमा खर्च करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहा। आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के सामने मुश्किलें किस तरह से खड़ी हुई नजर आती हैं। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर, टूट चुका पाकिस्तान सऊदी अरब से मदद तो ले रहा है, खूब आर्थिक मदद। सऊदी अरब के साथ में उसने पिछले साल डिफेंस डील की। पाकिस्तान की सेना ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का सामना करने में सक्षम है ही नहीं। ईरान की मिसाइलों की रेंज में इस्लामाबाद भी आता है। पाकिस्तान एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र तो है, लेकिन पाकिस्तान के हालात फिलहाल ऐसे नहीं हैं कि वो परमाणु हथियारों के दम पर अपनी बात को सख्ती के साथ में रख पाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो बड़ी संख्या है उसमें लोग ईरान के समर्थक हैं। पाकिस्तान के ईरान पर हमले से देश के अंदर ही शिया सुन्नी के बीच में झगड़े अक्सर होते रहे हैं और ये कहा जाए कि अब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें और बल मिल जाएगा। अफगानिस्तान खुलकर ईरान का समर्थन कर चुका है और अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कदम बढ़ाया तो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर पहले से ही बढ़ा तनाव कई गुना और बढ़ सकता है। और इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना पहले ही मुश्किलों का सामना कर रही है। यानी कि साफ है, मुनीर सेना भले ही मजबूत होने के दावे कर ले, मुनीर भले ही अपने सीने पर तमगे सजा लें, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये कि ना तो पाकिस्तान की सेना युद्ध में उतरने के काबिल नजर आ रही है, ना ही शहबाज शरीफ की सरकार कमजोर विदेश नीति उसे एक मजबूत पक्ष रखने की इजाजत देती है। अब ऐसे में बड़े सवाल है, क्या पाकिस्तान कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाता? क्या मुनीर और शहबाज युद्ध में सऊदी अरब का साथ देने का हौसला नहीं जुटा पा रहे? क्या शहबाज सरकार की कमजोर विदेश और आंतरिक नीतियों की वजह से देश के हालात और भी ज्यादा खराब हैं और खराब हो सकते हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ जल्दी से। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आशीष सहाय जी ग्रुप कैप्टन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। सज्जाद कारगिली मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। अहमर मस्तिकान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं। और पाकिस्तान से और खास मेहमान जो मेरे साथ में कनेक्ट होंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कर्नल मलिक मुझे जरा ये बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान वादे से मुकरता हुआ नजर आ रहा है? अब तो बड़े स्तर पर इस बात का जिक्र भी किया जाने लगा है।
सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ, आई एम सॉरी नैना जी, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। हाँ नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा सादर प्रणाम। जी सर। नैना जी, जो आज की स्थिति है, देखिए पाकिस्तान से मुकर नहीं रहा और अमेरिका उसको मुकरने भी नहीं देगा। मैं तो वहां से लेके चलता हूं कि पिछले एक साल की जो इन्वेस्टमेंट, खासकर रिसेंट जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का, वो अमेरिका उसको टाइम आने पर उसको अच्छी तरह से बुनाएगा। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ऐसी धुरी पर खड़ा है कि जहां पे वो दो इस्लामिक कंट्रीज की दो जो मेन धुरी हैं उनके बीच में है। कारण ये है कि देखिए, आप देखिए पूरा मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है, तुर्की को छोड़ दीजिए, तुर्की एक नेटो का कंट्री होने के कारण अभी फिलहाल डोरमेंट है, लेकिन सऊदी अरब जिसके अंदर मक्का मदीना और जो अपने आप को जहां से इस्लाम शुरू हुआ है और माना जाता है कि वहीं पर उनका एक तरह से पूरी रूट जेनेसिस है और अपने आप को उम्मा का अग्रणी नेता बनाता है। इसी तरह से ईरान है। ईरान एक कंट्री है कि जो मजबूत भी है, जिसके पास रिसोर्स भी है, मिलिट्री पावर भी है, और इन सब होने के साथ साथ वो भी अपने आप को इस्लामी दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रणेता या नेताजी मानता है। अब तीसरी बात आते हैं, जो पाकिस्तान ने बाद में इन सब के बाद में एंट्री ली थी कुछ साल पहले कि जी मैं भी एक मुस्लिम नेता हूं, मुस्लिम कंट्रीज का नेता हूं, क्योंकि मेरे पास परमाणु हथियार है। यही बात देते हुए यहाँ की जो लोकेशन है उसको देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर टाइम टू टाइम बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तालिबान से पहले देखिए, तालिबान के खिलाफ युद्ध में देख लीजिए, तालिबान 2 के खिलाफ देख लीजिए, पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका हमेशा से करता रहा है। और ये बात खास कर इसलिए हो जाती है कि अमेरिका जब जब भारत से मदद मांगता है या भारत को एक तरह से देखा जाए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, भारत उसके बहकावे में, झांसे में कभी नहीं आया। इसलिए वो मानता है कि चीन के खिलाफ और भारत के खिलाफ भी कुछ हद तक वो पाकिस्तान को एक तरह से तैयार रखना चाहता है, और इसीलिए वो उनको पैसे देता है, आईएमएफ के ग्रे लिस्ट से हटवाता है, और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटवाता है, आईएमएफ से पैसे दिलवाता है, क्योंकि आईएमएफ पे पूरा कंट्रोल जो होता है वो लार्जली अमेरिका का या उसके मित्र देशों का है। अभी आते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट खेलने की कोशिश कर रहा है कि मैं ईरान के खिलाफ भी कुछ ना बोलूं और सऊदी अरब के खिलाफ भी कुछ ना बोलूं, लेकिन वो फंस जाता है ये कि लास्ट ईयर ही उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है, जिसको एक मिनी नेटो, मुस्लिम कंट्रीज का मिनी नेटो पैक्ट बताया जाता है। और हालांकि हमको उसमें पता कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि वो पैक्ट अमेरिका ने कराया गया था और ये सोच के कराया गया था कि जब भी उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा तो सऊदी अरब की जो सुरक्षा है उसके लिए उसमें वो ऑगमेंटेशन का काम करेगा, उसको ऑगमेंट करेगा, और हो सकता है पाकिस्तान के रिसोर्सेज, वहां की जमीनी फौज, वहां के हथियार, इवन एयरफोर्स को भी अगर जरूरत पड़ने से इस्तेमाल कर सकता है अपने हिसाब से। तो ये बात रही पूरे पैक्ट के खिलाफ और जो उसकी पृष्ठभूमि की। अभी पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है सऊदी अरब का साथ? क्योंकि वो अभी इस बैलेंस एक्ट में करना चाह रहा है। दूसरा, वहां के इंटरनल इश्यूज इतने हैं कि जैसे ही वो ईरान के खिलाफ जाना चाहता है, वहां के इंटरनल इश्यूज यानी अंदर के ग्रुप्स जो है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सऊदी अरब के साथ जाने का मतलब है इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग इजराइल, और इजराइल का नाम आते ही पाकिस्तान के अंदर आग लग जाती है वहां के ग्रुप्स के अंदर। और ये सब जो इकट्ठा होकर करते हैं, अभी पाकिस्तान इस चीज को डेफर कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत लंबी टाइम तक वो बच पाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है सर। देखिए अभी तो यही कि अलग अलग मजबूरियां हैं। वेल, एक और खास मेहमान मेरे साथ पाकिस्तान से कनेक्ट हो चुके हैं, रिटायर्ड मेजर शेख नदीम जी। आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है नदीम साहब। लेकिन मैं फिलहाल एक बार रुक करना चाह रही हूँ सज्जाद कारगिली आपसे। मुझे ज़रा बताइए कि आखिर जो अभी हालात हैं, कहा तो ये जा रहा है, अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी बातचीत हो रही है, शायद हो सकता है थोड़ा सा तनाव जो है वो रिलीव हो जाए, लेकिन सऊदी अरब कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को समर्थन देना होगा जो कुछ समय पहले डिफेंस हुआ। अब पाकिस्तान के लिए तो बड़ी मझधार हो गई, क्योंकि बड़ी जो सीमा है वो एक तरह से ईरान के साथ में भी पाकिस्तान कनेक्ट करता है। आपके लिहाज से फिलहाल ऐसा क्या परिस्थितियां बन रही हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो भले कह रहा हो लेकिन सऊदी अरब के साथ में जाएगा नहीं जाएगा ये आगे की बात है। नैना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको थोड़ा पीछे लेना चाहता हूँ ज़ियाउल हक के दौर में। जब ज़ियाउल हक पाकिस्तान में आर्मी डिक्टेटर था, उस दौर में अलकायदा और तालिबान को CIA की मदद से तरबियत दी गई अब पाकिस्तान के अंदर, और उसको अफगान जिहाद के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये सब सारा पूरा का पूरा आया है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। और यही चीज़ आगे बढ़ती चली गई और पाकिस्तान में हमेशा से अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है। और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, चाहे अलकायदा बनी, तालिबान बनी, और जितने भी आसपास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब की टेस्टिंग लैब जो है वो पाकिस्तान रही, और ये हकीकत है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
पाकिस्तान एक लेबोरेटरी के तौर पे इस्तेमाल की गई। और पाकिस्तान में आपको याद होगा जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए, इमरान खान ने जब अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए तो उस टाइम अमेरिका की मदद से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को सामने लाया गया और CIA की मदद से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। और इससे पहले सऊदी अरबिया के जहां तक ताल्लुक है, आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया ने यमन के खिलाफ 8 साल जंग लड़ी है, 9 साल। और इसमें जो राहिल शरीफ उस वक्त के फॉर्मर आर्मी चीफ थे, उसकी क़यादत में एक इस्लामी उम्मा की फौज भी बनाई थी, 55 कंट्रीज की फौज बनाई थी ताकि यमन पे चढ़ाई की जा सके और लाखों यमनियों का कत्लेआम किया गया। तो ये पूरी की पूरी जो है लड़ाई वो अमरीकी मुफादात के लिए, इजराइल के मुफादात के लिए हो रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ने जितने भी शिया जो धार्मिक लोग थे, उलमा थे, उनको बुलाया और उनको बुला करके इफ्तार पार्टी में उनको सरीहन धमकी दी कि अगर आप लोग ईरान के हक में कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो आप ईरान चले जाइए और किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने बात कही। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के इस वक्त पूरे पाकिस्तान पारा चिनार तक मजलिस वहदत मुस्लिमीन के लीडर्स हों या तहरीक इस्लामी के लीडर्स हों, जितने भी लोग हैं, चाहे राजा नासिर साहब हों, चाहे साजिद नकवी साहब हों, ये सारे के सारे इस वक्त इवन गिलगित बल्तिस्तान में आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ लोग जो है वो एक गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद ये जो जितने भी जर्नल हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा करते हैं, ये तो यूरोप में जाके अपनी जमीनें खरीदते हैं। यही तो बात है। और जो विदेशी धरती से बात करें उनको कई बार गद्दार तक कह दिया जाता है। मैं इसका जवाब शेख नदीम जी से ही लेना चाह रही हूँ। शेख नदीम जी, ये तो बड़ी बड़ी बात ये जरूर हो गई कि भाई बड़ी नाराजगी नजर आती है, खासतौर से इंटरनल वे में ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो या अलग अलग प्रांतों में। क्या यही वजह है कि एक तरह से अब और कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि सऊदी अरब तो कह रहा है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा? नदीम साहब, आप लोग क्या समझते हैं कि ये वादा जो है इसमें क्या निभाएं? मतलब हम सऊदी अरब की तरफ से कोई ग्राउंड फोर्सेस लेके ईरान पर हमला चढ़ दौड़े पाकिस्तान की जमीन से, या फाइटर एयरक्राफ्ट लेके तो ईरान के ऊपर हमला कर दें, ठीक है? तो बेसिकली देखिए, हम उनका दिफा कर रहे हैं सऊदी अरब का, वो एयर डिफेंस के जरिए से कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी एयर डिफेंस अभी वहाँ स्टार्ट हुई है डिप्लॉयमेंट, थोड़े अरसे पहले ही एग्रीमेंट हुआ है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का, तो इट विल टेक टाइम। हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इनिशियल डिप्लॉयमेंट फेज में हैं और हल्के हल्के हमारा वो डिप्लॉयमेंट का फेज चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा, हम कोई ग्राउंड फोर्सेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारा ब्रदर मुल्क है। दूसरी बात ये कि सऊदी अरब का दिफा सिर्फ एयर डिफेंस हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि टैंक लेके हम ईरान पे चढ़ाई कर दें या हम यहाँ से जहाज भेज दें। हमारे पास इस वक्त इजराइल और अमेरिका ने उसको पहले ही ईरान के ऊपर जो है एक जालिमाना जो है वो जंग मुसल्लत की हुई है, जो हम समझते हैं कि जिसके हम खिलाफ। ईरान ने तो पहले ही जंग आगाज कर चुका है और जंग ऐलान कर चुका है कि जिसने ये कहा जाए ऐसे देशों का साथ दिया उसको भी अब अगला निशाना वो पा सकता है। और IRGC तो पहले ही खासतौर से पाकिस्तान को धमकी दे चुका है। कैसे निपटेंगे? कोई धमकी नहीं दी है, सब झूठ है। आप लोग पता नहीं कहाँ से शाम का अखबार निकाल के ले आते हैं ये और उससे खबरें दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ईरान हमारा भाई है और ईरान के साथ पाकिस्तान में नहीं छपने नहीं दी जाती। हमारे पाकिस्तान में तो शाम के अखबार में उल्टी सीधी खबरें हुई हैं कि चलिए, आप ये तो बात मान रहे हैं कि भाई आपके अखबारों में उल्टी सीधी खबरें होती है, लेकिन सहाय सर से मैं इसका जवाब लेना चाह रही हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, शेख नदीम जी कह रहे हैं कि भाई डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है, यहाँ पे ये डिफेंसिव वे में आएंगे, भले ही ये कहा जाए अटैकिंग मोड में नहीं रहेंगे, लेकिन सऊदी अरब का समर्थन करेंगे, भले दबाव के साथ ही सही। अब ये कितना सच है कितना झूठ वो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये इस रूप में क्या इस कंडीशन में नजर आ रहा है पाकिस्तान फिलहाल? अभी नैना, वो मेजर शेख शायद वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। ये जो डिफेंस पैक की बात कर रहे हैं,
ये 28 फरवरी से पहले का, काफी पहले का है, और उस दरमियान उनकी तैयारियां चल रही थी, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट थे। लेकिन जो चीज उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है वो ये है कि इनकी डिफेंस डील जो सऊदी के साथ है उसमें एक्टिव और पैसिव को बाइफिकेट नहीं किया गया। जितने पन्ने मैंने पढ़े हैं, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट थोड़ा और बड़ा हो, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है उसे, उसमें पैसिव एयर डिफेंस ये अभी डिप्लॉय कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई हमलावर मिसाइल आएगी तो उसको ये टेक डाउन एंगेज करेंगे। सऊदी में इनके सिस्टम्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगेंगे, एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगेंगे। लेकिन एयर डिफेंस में एक्टिव एयर डिफेंस भी है, पिछले कई वर्षों से है कि अगर मुझे पता चलेगा कि ईरान के खास इलाके से हमारे ऊपर हमला होने वाला है तो हम पहले उस टारगेट को एंगेज करेंगे। उस पे ये चुप हैं। इनकी सरकार ने उस डील में कहीं भी ये नहीं लिखा है, बाइफिकेट नहीं किया है कि वो एक्टिव एयर डिफेंस करेंगे सऊदी का या एक्टिव पैसिव करेंगे या ज्वाइंट करेंगे। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं सऊदी को धोखा दे रहे हैं। उनके साथ पैक्ट किया है, उसके बदले में इन्होंने लिवरेज ली है, किस किस फॉर्म में ली है नो वन नोज, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये एक बार फिर से एक अपने नेशन को एक धोखे देने वाले नेशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। बहुत चांसेस हैं नैना कि इन्होंने 10-12 साल 2014-15 के आसपास अपने कुछ न्यूक्स ईरान के साथ शेयर किए होंगे। ये चर्चा बहुत जोरों पे थी, बाद में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। बट पाकिस्तान के छोटे न्यूक्लियर वेपन जिसके लिए बहुत चिंता थी लोग देशों में कि वो किसी रोग कंट्री या रोग फॉर्मेशन के हाथ ना चले जाएं, ये भी चर्चाएं थी इंटेलिजेंस नेटवर्क में कि इन्होंने ईरान के साथ वो शेयर किए हुए थे। और इसी वजह से आज जब ये हम ईरान को बोलते हैं कि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल नहीं ले आ सकते आप, हमारा कंसर्न मिसाइल नहीं है, मिसाइल के ऊपर जो वॉरहेड यूज होंगे चाहे वो कितनी भी छोटी पोटेंसी के हों, अगर वो किसी दूसरे देश में जाके एक न्यूक्लियर बॉम्ब एज अ सरप्राइज जिसको उन्होंने डेवलप नहीं किया है कहीं और से पाया, तो ये एक उसका बैकग्राउंड का मुद्दा है जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को दे शुड कम क्लियर ऑन इट, उनको बताना चाहिए। और सऊदी के साथ खड़े रहना इनके लिए फायदेमंद है। ये पता नहीं क्यों अभी तक 2 नाव पे, अब ये तीसरी नाव ईरान के साथ इनके यहाँ अच्छा खासा लाइजन था। मेरी जानकारी में है कि इनके भी कुछ बोट्स हॉर्मुज से निकले हैं, मेजर शिप्स जो यहाँ एलएनजी और पेट्रोलियम लेके पाकिस्तान के लिए आई हैं, इनका लाइजन ठीक ठाक था। लेकिन अब हर इंसान, हर बॉडी, हर कंट्री इनको शक की निगाह से देखेगा। अमेरिका को यहाँ पे इंटरेस्ट है कि इस्लामिक वर्ल्ड में इनका बैलेंस करेंगे। चाइना को इनके पास इंटरेस्ट है कि जितने भी इनके खनिज पदार्थ हैं बलूचिस्तान के, इससे पहले कि बलूचिस्तान टूटे वहां से सारा निकाल कर ले जाओ। सऊदी को एक था कि ईरान को काउंटर बैलेंस, मतलब ईरान की वर्चस्व था, कुछ सऊदी अगर चैलेंज करना चाहता था तो उसको पाकिस्तान की जरूरत थी। लेकिन एज अ नेशन इनको एक स्टैंड लेना चाहिए। हमने स्टैंड लिया है, हमने ईरान को मेडिकल एड भेजी है और हम इजराइल के साथ भी हैं। हम कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होना चाहिए। एज अ नेशन इनकी फॉरेन पॉलिसी नैना अभी कहीं स्टैंड नहीं करती, क्योंकि मेरी पर्सनल व्यू में जनरल मुनीर को इसका कोई जानकारी नहीं है कि नेशनल बैलेंस ऑफ पावर में किस तरह, ही इज अ मिलिट्री गाय इन एनी केस। और जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो थोड़े बहुत सर एक और बात बड़ी दिलचस्प है यहाँ पर, मुझे लग रहा है मेजर शेख नदीम भी इस बात को देखिए ये खुद ही बयान कर रहे हैं। जी बोलिए। ये खुद ही बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितना बैलेंस कर रहा है ईरान के साथ भी, कि उनको ईरान में भी परमाणु बम उनको फराम कर रहा है, स्मार्ट बम। एक तो इनका एतराफ, बहुत खुशी हुई मुझे कि इनको पता चला है कि पाकिस्तान के पास स्मार्ट न्यूक्लियर बम भी हैं। हम ईरान के साथ भी शेयर कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ भी शेयर कर रहे हैं, अमेरिका के साथ तो आप लोग खुद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि क्या क्या हमारी दोस्ती आनंद है। चाइना के साथ भी आपने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह के। मतलब नदीम साहब, आप एक साथ कई नाव में सवार हो गए, ये समझ रहे हैं ना आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना, सऊदी अरब भी ईरान भी, देखिए दोनों तरफ से। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मेरे भाई जो भी बात कर रहे थे कि जनाब के बलूचिस्तान में भी खजाने जमीन पे पड़े हुए थे, जो चाइना जल्दी जल्दी अपनी जेबों में भर के और जो है ना पोटली बांध के तो यहाँ से लेके जा रहा है, भाग रहा है जल्दी जल्दी। अच्छा, अब आप देखिए कि इन्होंने इतनी अच्छी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की बयान की कि पाकिस्तान जो है तमाम मुल्कों के बेहतरीन इसको डिप्लोमेसी कहते हैं मैडम, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं ना, जो ये बात कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी पे लीड कर रहा है। और आप देखिए कि गल्फ पर चला कौन रहा है ये तो बताइए, पॉलिसीज क्रिएट कौन कर रहा है, शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर? ये भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। मिलिट्री डिप्लोमेटिक यहाँ पर तमाम एक्शंस हैं या फिर पॉलिटिकल ये सारे एक्शंस हैं? नदीम साहब, हमारे यहाँ देखिए आपस में हारमोनी है, हमारे तमाम इदारे गवर्नमेंट के साथ एक पेज के ऊपर काम करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि जी जो है ना वो रक्षा मंत्री कुछ और बात कर रहा है और आर्मी चीफ किताब कुछ
जो दिख रहा है चाइना के ऊपर के इससे डिसीजन मांग रहे हैं कि यार टैंक आ रहे हैं, ओ भाई जल्दी बताओ। वो कह रहा है यार आप ही डिसीजन ले लो, मुझे छोड़ दो, भाग जाओ, हमें इससे गर्दनी है, भाग के अगर दिल्ली आते हो तो दिल्ली आ जाओ। यार आप बताइए, तो हमारे सारे जो हैं एक पेशियों पर होते हैं। आपकी तनी के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं जनाब राजनाथ साहब कि यार बट तू जो मर्जी डिसीजन ले ले आप ही यार, और भाग के अगर दिल्ली आना है तो दिल्ली आ जा, मुझे लग मारना रहा है तो ये मुझे लग रहा है जो वो सस्ते और शाम वाले आपने कहा जो अखबारों की बात थी ना, शायद उसमें से आपने कोई एक खबर पढ़ के अपने हिसाब से नैरेटिव क्रिएट कर लिया, क्योंकि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी या फिर अगर ये कहा जाए कि इस रूप में जो बड़े डिप्लोमेटिक जो तमाम डिसीजंस होते हैं उसी का नतीजा है कि कम से कम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम हमेशा सबसे आगे यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ। मस्तिकान साहब खासतौर से कह रहे हैं भाई वो तो ईरान को भी उसी रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब को भी उसी रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत पाकिस्तान की है, सबसे बड़ी ये कहा जाए कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की है मुस्लिम कंट्रीज में, और फिलहाल इसी वजह से ये पूरी परिस्थितियां बन रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई धोखा नहीं दिया, लेकिन सब कह रहे हैं कि अब सऊदी अरब कह रहे हैं तो धोखा पार्ट 2 शुरू हो चुका है, धोखे पार्ट का नया चैप्टर शुरू कर चुका है पाकिस्तान। नमस्कार, आपका शुक्रिया नैना जी। नैना जी आपको कल भी मैंने कहा था कि मैं पत्रकार हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अच्छा, मैं दुरुस्त जी करवाऊंगी जी। जी कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हर किसी के साथ चलता है उसको उर्फ आम में कुछ कहा जाता है, वो मैं टेलीविजन पे कह नहीं सकता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि हम हर किसी के साथ जाते हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं? कोई प्रिंसिपल इनके पास नहीं है। ये ईरान के दुश्मन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने जो उलमाए कराम शिया को बुलाकर इसको उनकी डिप्लोमेसी कहते हैं, तस्दीक की है, डिप्लोमेसी। उनको कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ के ईरान चले जाएं। ये कह रहे हैं कि जो शिया हजरात हैं वो ईरान चले जाएं, जो सुन्नी हजरात हैं वो अफगानिस्तान चले जाएं, जो अहले हदीस हैं वो सऊदी अरेबिया चले जाएं, और ये जनरल जो पाकिस्तान के वो खुद डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बना के बैठेंगे। आपको इल्म है कि इनकी मिलिट्री के पास कितना जमीन है पाकिस्तान का? 12% जमीन पाकिस्तान की फौज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, जबकि आपके यहाँ इंडिया में 0.2%, वो भी आप लोग जो हैं बहुत जरूरत के मुताबिक कुछ इस्तेमाल करते हैं। इनके मुंह देख लें। ये साहब मौसूफ यहाँ जो बैठे हुए हैं 3 दिन पहले अपने रोलेक्स की घड़ी बता रहे थे शो के अंदर। फौजी को ये जेब देता है कि रोलेक्स की घड़ी बताए। देखें, पाकिस्तान का मुंह काला है। पाकिस्तान का मुंह जो है जो जिन्ना मरदूद था उसने ही किया। जिन्ना मरदूद ने, आपको मालूम है, $7.5 अरब की अमेरिका से भीख मांगी थी। उसके बाद जो है मैं आपसे बताता हूं, आज पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर चल ही नहीं सकता है। आईएमएफ ने इनको तकरीबन दो दर्जन मर्तबा बेल आउट किया है। और मैं आपको बात बताऊं, आईएमएफ से इनके रिश्ते कब इस्तेवार हुए? जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था अक्टूबर 1958 में। उसके 2 महीने बाद आईएमएफ से इनको पहली लोन मिली थी 25 मिलियन की। जब इनको आईएमएफ से बेल आउट मिलता है तो ये ऐसे खुश होते हैं जैसे इनको ईदी मिल गई हो। हमारे बलूचिस्तान में इन्होंने कत्ले आम लगाया हुआ है। अफगानिस्तान में आपने देखा कि अपने जो है जेट लेकर वहां पर बमबारी अवाम के ऊपर कर रहे थे। ये मैं अपने शिया हजरात को और ईरान के दोस्तों से कहता हूं कि इनके ऊपर बिल्कुल एतबार ना करें। आज देखें गिलगित में क्या हुआ। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 90% शिया है। वहां पर हमेशा पाकिस्तान के फौज के खिलाफ नारे लगते रहे हैं कि ये जो वर्दी वाले हैं वही दहशतगर्द हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इसके खिलाफ नारे लगे, डायरेक्ट इसी मनहूस जनरल के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ। इस वजह से ये इतना जो है नाराज था शियाओं के बारे में। बार-बार सर ये डिप्लोमेसी की जो बात करें, आपने कहा कि खासतौर से क्या यही एक वजह है शिया और सुन्नी की इस आग को या फिर इस नाराजगी को और भड़का सकता है ये एक्शन पाकिस्तान का, कि अगर वो सऊदी अरब का पक्ष लेते हैं ईरान के खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल या मिलिट्री का एक्शन लेने की बात होती है? तो अभी देखें, एक बात यही आई है, असद अली तूर बड़े सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये लोग उनको अपना जो एयर स्पेस है बलूचिस्तान का वो देने के लिए ये लोग राजी हैं। अब ये कैसे नहीं होंगे
जहां से माल इनको मिलता है उनको ये कैसे इनकार करेंगे? लॉजिकल नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। प्लीज इनके जो ये बड़े, और खुसूसन जो आसिम मुनीर है इसके लिए मशहूर था कि इसको डिसीवर कहते थे फौज में, इसका नाम ही डिसीवर था। इसके लोगों ने, अपने लोगों ने, फौजियों ने इसको ये लक़ब दिया था कि डिसीवर है। आपको मालूम है? तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। इसने जिस तरीके से धमकी दी है शिया हजरात को, 5 करोड़ शिया लोग हैं पाकिस्तान में। हम बलोच शियाओं से अपील करते हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल यकीन ना करें। ये जो हैं इजराइल और अमेरिका के चेले हैं, ये उनके कहने पे ही चलेंगे। देखें, ये अपने तमाम हमसायों से इन्होंने अपने हालात बिगाड़े हुए हैं। इंडिया से तो रोज़े अव्वल से बिगाड़े हुए हैं, बलोचों को इन्होंने कुचला है, अफगानों के साथ दुश्मनी ली है, अब शियाओं के साथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये शिया और सुन्नी की लड़ाई तो बहुत पहले से ही पाकिस्तान में नजर आ रही थी। कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस रूप में यहाँ पर मस्जिदों में धमाके हो जाते हैं, फिदायीन अटैक हो जाते हैं। अपने दर्शकों को एक और मैं बात बताऊं, खासतौर से पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो पूरी संरचना है, उसका जो बॉर्डर एरिया है, ईरान से लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा एक तरह से पाकिस्तान उस बॉर्डर को शेयर करता है, और ऐसे में उसके लिए बड़ी चुनौती भी है। और सऊदी अरब की बात की जाए तो खासतौर से फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पर हमेशा से सऊदी अरब की एक तरह से डिपेंडेंसी यहाँ पर नजर आती ही है। कर्नल मलिक, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? यहाँ पर शेख नदीम साहब तो कह रहे थे कि वो अपनी मिलिट्री को या एयर डिफेंस टीम को वहाँ पर उधर की तरफ डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। क्या हकीकत है, क्या नहीं? लेकिन क्या नेगोशिएशन या बैलेंस या एक साथ दो नाव पर सवार होना, ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? पाकिस्तान को ये और तो नहीं डुबो देगी? नैना जी, मुझे लगता है कि नदीम साहब शायद 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि हम 2 नहीं 3 नाव में सवार हैं। हाँ, जितना मुझे ख्याल है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफी चाहूंगा। लेकिन आप एक बार एक चीज बताइए, पाकिस्तान का एक ही मजबूरी है। देखिए, आपको मैं लबो लबाब बता देता हूं, पाकिस्तान ईरान के फीट में छुरा भोंकेगा। आज नोट कर लीजिए, कारण यह है कि अमेरिका ने जो पैसा दिया है ना, इन्वेस्टमेंट दिया है, एक एक पाई को वो सूद समेत वसूलेगा। नहीं तो वो अमेरिका जो है ना, वो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में कपड़े की तरह निचोड़ डालेगा। कि जिस तरह का, जिस एम को, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके उसने पाकिस्तान को खड़ा किया है, वो ऐसे ही नहीं है। उसको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कराने हैं। अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं पता, देखिए इजराइल और गाजा में बात आई थी कि एक सॉर्ट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स टाइप वहां पे बात आई थी कि पाकिस्तान की सेना को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में क्या हुआ? बवाल खड़ा हो गया, लबैक उधर से शुरू हो गया, लोग सड़क पे आ गए। अभी देखिए, इनका जो डर है, असली डर ये है कि जैसे जैसे ये युद्ध जो ऑपरेशन है आगे बढ़ता रहेगा, ईरान भले ही अपनी पूरी ताकत के साथ, जितनी भी उसके पास माइट है, उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। होता क्या है कि बहुत सारा बलोचिस्तान और ये ईरान का जो नीचे वाला इलाका है, साउथ वाला इलाका है, साउथ ईस्ट की तरफ, इसके अंदर जो बलोची रहते हैं वो आपस में एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह से वो रखते हैं। और इनको ये डर है कि अगर यहां पे ईरान की पकड़ कमजोर होती है तो ये खित्ता जो है, ये एरिया बहुत स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगा, और ये सारे बलोची मिलके तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे। वैसे भी बलूचिस्तान ने, BLA ने उनकी नाक में दम ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान इस टाइम थोड़ा सा इस टाइम को अवॉइड करने की कोशिश ये कर रहा है कि उसके घर के अंदर बड़ा बवाली माहौल है इस टाइम। वहां पर लबैक है, उधर से TTP ने नाक में दम किया हुआ है, इधर से अफगानिस्तान ने किया है। तो वो अपने को समहाउ इस टाइम अपने को पूरी स्ट्रेंथ गेन करके और एक बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2 नाव नहीं 3 नाव की, जैसा कि उनके पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। नैना जी, आप याद रखिएगा इस बात को, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका नहीं छोड़ने वाला है। उसको पाकिस्तान के थ्रू बागराम चाहिए था, नहीं मिला, क्योंकि वहां पर और बहुत सारी फोर्सेज है, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। अभी इनकी फोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह से इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा हमें वक्त का इंतजार रखना पड़ेगा कि जैसे ही जैसे कोई सीज फायर तो होना ही है, आज नहीं तो महीने भर बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। तो जैसे ही सीज फायर आएगा, पाकिस्तान की फोर्सेस का रोल आएगा ही आएगा उसमें, और वहां पर जितने डर्टी जॉब्स होगी वो पाकिस्तान से सारे डर्टी जॉब्स कराए जाएंगे। और ये इतने आबाद नहीं है, सऊदी अरब भी ये कह रहा है। अभी तो उनके शहबाज शरीफ साहब गए थे 15-20 दिन पहले, और मुनीर साहब भी होके आए थे। उन्होंने कहा था कौन सा समझौता है, कौन सा मिनी मेट्रो आप बोल रहे हो, कौन सा मिनी नेटो, सॉरी
कौन सा मिनी नेटो बोल रहे हो कि हम पर अटैक पे अटैक हुए जा रहे हो। आप अपने ना तो प्रभुत्व का इस्तेमाल कर रहे हो, ना ही आप हमारे साथ खड़े हो रहे हो। आप कौन से समझौते की बात कर रहे हो? और एक चीज और बताएं, आपने जो टच किया था ना, मैं उसको एक और बात टच कर देता हूं। जी। जो ये कहते हैं ना कि हमारे पास स्मार्ट वेपन है, आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में कितने स्मार्ट वेपन है। तोड़ डाला हमने सारा मिथक तो आपका कि जी हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता, हम परमाणु संपन्न, हम आका हैं देश के इस्लामिक मुल्क के। कुछ नहीं हो आप कुछ भी नहीं हो। आप एक बिकाऊ कंट्री हो, स्टेट ऑफ डिनायल हो। आपके अंदर गद्दारी भरी हुई है, 5 में गद्दारी की है। 25-30 हजार फिलिस्तीनी मारे थे ना इनके जिया-उल-हक ने, जब वो ब्रिगेडियर साहब थे। इनको फिलिस्तीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनको बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। लेकिन पैसा सब उस फेंकते रहिए बिजनेस के और इनसे चक्कर काम में ही कराते तो मुझे रहिए। लग रहा है कि कई बार आ बैल मुझे मार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि बिजनेस के चक्कर में अब जिस रूप में अभी तक सऊदी अरब ने मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान की आर्थिक मदद की, और बड़े ताव में आकर ये कहा जाए कि धोखा दे दिया जाएगा, डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। शायद पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से हालात हो जाएंगे। और अब यही वजह है कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा अमाउंट है, सऊदी अरब ने फिलहाल उसे होल्ड कर दिया, IMF ने फिलहाल अभी होल्ड कर दिया। चारों तरफ से तो घिर चुका है, पिट चुका है। और लगातार जो परिस्थितियां हैं अंदरूनी तौर पर, तो वो और भी ज्यादा बड़ी चुनौतीपूर्ण है। सहाय सर, क्या यही वो तमाम चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान बार बार सेकंड थॉट ला रहा है, लेकिन एक और तमगा धोखेबाजी का अपने ऊपर ले चुका है? ना ये वाला तमगा थोड़ा भारी पड़ेगा इनको, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्तों और दुश्मनों की पहचान जरूरत के समय होती है। और इनकी अपनी डिफेंस डील, अपने पैक के हिसाब से अगर सऊदी पे ईरान का हमला हुआ है तो पाकिस्तान इज बाउंड टू टेक इट एज अ एग्रेशन ऑन पाकिस्तान। इनके लिखित हस्ताक्षर के तहत सऊदी पे अगर हमला हुआ है तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाना चाहिए, और इसके रिस्पॉन्स में इनको कुछ करना चाहिए। जबकि हम देखें 24 दिन में एक भी ऐसी प्रो सऊदी या कोई थ्रेटनिंग लैंग्वेज अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ये ईरान इनके यहाँ काफी पॉपुलर है, तो ये इन्होंने ऐसे वक्त में सऊदी को धोखा दिया। ये वही सऊदी है जो कुछ दशकों पहले जब इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम एपेक्स पे पहुंच रहा था, तो उस समय इस्लामिक बम के नाम पे इनको काफी सपोर्ट किया था, हर किस्म का इनको बेल आउट किया, इकोनॉमिक बेल आउट किया था। और आज जब सऊदी पे ईरान हमला कर रहा है, इनके लिखित पैक्ट हैं कि ये सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और इनको जवाब देना चाहिए, हार्डवेयर भेजना चाहिए, मिलिट्री किसी भी तरह से कम खुल के बोलना चाहिए कि ईरान ये हमले सऊदी पे बंद करे। लेकिन उन्होंने इलेक्ट किया है कि अपनी वही धोखेबाजी वाली स्ट्रेटेजी बरकरार। जी नैना, आप कुछ कह रही हैं? नहीं सर, आप बात कंटिन्यू रखिएगा जी। तो ये इनको इस वक्त बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद ये ना ईरान के रहेंगे ना सऊदी के रहेंगे सर। लेकिन ये वाला झटका क्या झेलने की अभी मौजूदा कंडीशन में है पाकिस्तान? महंगाई का स्तर लगातार मौजूद है, IMF ने पहले ही पाबंदी लगा दी जी। ये इनके यहाँ स्ट्रेटेजिकल स्टडीज करने वाले लोग शायद है नहीं। आई रियली वंडर कि इनकी इंटेलिजेंसिया क्लास है कहाँ। आज से 10 साल बाद ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो आर्क है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन रीडिफाइन करेगा नैना, उसके लिए इनको सऊदी की जरूरत पड़ेगी। और आज सऊदी को जब जरूरत है तो ये उनके साथ खड़े नहीं है, ये इनको भारी पड़ेगा। याद करिएगा, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान का नया इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड करेगा विद इन 5 to 10 years, और उस वक्त सऊदी सिर्फ खड़ा होकर देखेगा। जी नैना। हाँ, और सज्जाद कारगिल ही ज्यादा बेहतर और तरीके से बताएंगे। सज्जाद जी, पाकिस्तान और सऊदी और पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते, ये पाकिस्तान को मजबूत बनाते हैं या कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो मुस्लिमों का उम्मा अपने आप को बताता रहा है और ये कहता रहा है कि भाई हम हैं, अभी फिलहाल जो भी कुछ है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब मौका आ रहा है तो अभी यहाँ पर पीठ दिखाते हुए नजर आते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि जैसे मैंने भी कहा कि अभी जो इन्होंने दहशतगर्दी के अड्डे शुरू किए USSR के ख़िलाफ़, उसके बाद एक जो सोच पनपी, तकफीरी सोच, जिससे बाद में निकल के ISIS बना, जबहतुल नुसरा बना, जिन्होंने सीरिया के अंदर, आपको याद होगा। तो कुछ लोगों को अमेरिका ने प्लांट किया। अमेरिका जो है वो बहुत माहिर है लोगों को प्लांट करके अपना काम निकलवाने में, और जितने भी अरब मोनार्क्स हैं ये अमेरिका की मर्ज़ी से या अमेरिका की मदद से उन देशों पर हावी है, क्योंकि उन एरियाज़ में कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई डेमोक्रेसी नामी कोई चीज़ नहीं है। तो वो अपनी बेहतरी उसी में समझते हैं कि जितना अमेरिका खुश रहेगा उतना हमारी जो सरकार है वो चलती रहेगी। इस फार्मूले को पाकिस्तान ने भी अपनाया है, और
आपको याद होगा कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जब से क़यादत संभाली है इन्होंने पाकिस्तान की, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अमेरिका के हाथों जा चुका है और ये अब अमेरिका की मर्जी से बयानात दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज, अपीसमेंट की हद हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं और इधर से कहते हैं कि हम तो इस्लाम का किला हैं, मतलब मुशर्रफ कहा करता था हम इस्लाम का किला हैं, हम सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है। और आपको याद होगा कि इस इस्लाम के किले ने 3 साल में जो गाजा पट्टी के अंदर जो जनसंहार हुआ उसमें कभी भी मुंह नहीं खोला, कंडेमनेशन तक की बात नहीं की और कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया जिस पे इजराइल के खिलाफ इन्होंने कोई बात कही हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रही बात ईरान की, अभी जंग को आज हो गए तकरीबन 23 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से इनको, जब अपोजिशन लीडर्स ने सेनेट में आके मजम्मत करने की कोशिश की तब जाके शहबाज शरीफ के मुंह से 2 जुमले निकले हैं। अदरवाइज ये जो शिया उलमास हैं उनको बुला बुला के थ्रेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है। पाकिस्तान 2 पाकिस्तान है, एक आम जो पब्लिक है पाकिस्तान की जनता है जिसमें शिया सुन्नी सभी लोग हैं, वो पूरे के पूरे इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं जो मेजॉरिटी लोग हैं। लेकिन जो प्रो तकफीरी एलिमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरा का पूरा सऊदी अरब और अमेरिका के इशारे पे नाच रही हैं और उनके इशारे के बगैर वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बड़ी मुश्किल से इनको IMF ये FATF से छुड़वाया है अमेरिका ने, बड़ी मुश्किल से इनको अमेरिका ने दावत पे बुलाया है क्योंकि ये बहुत लेकिन उस दावत के पीछे का उद्देश्य तो कुछ और था ना, दावत के पीछे का उद्देश्य कुछ और था, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का। बार-बार ये कहा डोनाल्ड ट्रंप की अपीसमेंट थी। तो वही वो काफी कोशिश में लगे हुए थे कि कभी हमको दावत पे बुलाए और हमसे हमारे साथ लेकिन खड़े वो पूरे किए कराए पर पानी फिर गया ना। रजा काशिफ कनेक्ट हो चुके हैं भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पाकिस्तान से। रजा काशिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। भाई अब ऐसा लग रहा है खुद पाकिस्तान के अंदर से बलूचिस्तान में भी कई ऐसे नेता कह रहे हैं कि भाई कभी भी आर्मी को इतना ह्यूमिलिएटेड, वीक और डिसग्रेस्ड नहीं देखा जो अभी बड़े स्तर पर ये वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब तो धोखेबाजी का तमगा दे रहा है, वो कह रहा है भाई जो वादा किया वो तो निभा जाओ। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो इस वक्त भी जितनी वॉर हुई सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और शायद कुछ इनमें से शायद जानते भी हों, एक प्रॉपर डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 1 ट्रैक 2, और पाकिस्तान सारे तरीकों से लेके डिप्लोमेसी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है और इसी वजह से ये अभी तक मामलात काफी हद तक बेहतर थे। लेकिन जितना पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है कर रहा है। कल भी मुझसे दीपक वोरा एक इंडियन टीवी पे ही पूछ रहे थे कि ये कौन सा बम है, इस्लामी है, तो भाई ये पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बॉम्ब है और ये प्रॉपर तरीके से यूज होने के लिए, क्योंकि रिपब्लिक भी है और चीजें बड़ी बेहतर है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत तरीके से सलीके से चल रहे हैं। और पाकिस्तान के इंटरनल मामला जहां तक आते हैं कि शायद शिया उलमा को कहा गया कि जी क्या मामलात हैं, तो आप बताएंगे जो सुन्नी है, बेशक मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में सुन्नियों की है, उनकी भी जो लोगों ने कोई क्रिएट करने की कोशिश की कुछ मामलात, उनको भी बिल्कुल एक जगह स्टेट देखे एक चीज पे टॉलरेंट नहीं करती। स्टेट इतने मुश्किल वक्त में अगर लोग आपके साथ स्टैंड नहीं लेंगे स्टेट के साथ, और एक उठेगा कहेगा हम अफगानिस्तान के साथ हैं, एक आगे कहेगा जी ईरान के साथ ये ना करें। भाई आप कौन होते हैं कहने वाले? जिनको ईरान से या अफगानिस्तान से इंटरेस्ट है वो वहां चले जाएं। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई तो कौन तय करेगा? सज्जाद कारगिली कुछ कह रहे हैं, कौन तय करेगा? जी, आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका से मोहब्बत है क्या वो अमेरिका चले जाएंगे? इजराइल से मोहब्बत है वो इजराइल चले जाएंगे? ये कौन सी लैंग्वेज हो गई कि चले जाइए पाकिस्तान से छोड़ करके ईरान चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? मतलब देखे पढ़े लिखे तरीके से चले ना। क्या आसिम मुनीर मालिक है पाकिस्तान का? क्या वहां के लोगों की कोई इज्जत नहीं है? भाई इज्जत है नहीं है, पहले बात पूरी कर लेना ना दूसरे को, फिर आप अपनी दवा बता। पाकिस्तान छोड़ के कौन होता है आसिम मुनीर जो ये कहेगा कि फौजी अदालत में ना, मतलब ये जाहिलों वाली काम नहीं किया करो कि एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से ऐसी हरकतें करते हो, बीच में बोलना। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बोल रहे हो ईरान चले जाओ, अपने ही लोगों को बोल रहे हो ईरान चले जाओ। अभी तो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के फराचिनार तक मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कहां से आ जाते हो यार? बात करने की
और किसी अच्छे पैनल पे बैठने का भी तरीका नहीं पता कि जब बंदा बात कर रहा हो। देखो रज़ा इतनी काशिफ अब जी, उम्र आजकल तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से जो गेस्ट बैठते हैं वो अपनी एजुकेशन या दूसरों को सर्टिफिकेशन देने के लिए बैठते हैं, आजकल ऐसा नजर आता है। एसके मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? जी नैना जी, मैं देखिए इतनी सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया का समझ आ रही है, और मेरे पाकिस्तान के जो भाई हैं, दोस्त हैं, शायद वो अपनी वर्ल्ड में है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक फैंटेसी वर्ल्ड है अपने आप में, उनको रहने दीजिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, दो तीन हो सकता है जवाब दे दें। पाकिस्तान दोस्त मेरे भाई कासिफ साहब, आप ईरान के साथ और सऊदी अरब के साथ एक आपके बकौर आप एक बैलेंस वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ईरान अटैक कर रहा है सऊदी अरब पर, अच्छे खासे अटैक कर रहा है। सऊदी अरब ने आपके पीएम साहब को बुला लिया, आपके आर्मी चीफ को बुला लिया, और वो वहां पे खैर जो उस लेवल पे बात होती है वो हमारे पास नहीं आती है। तो ये आपके साथ ये कैसे कैसे ये रिश्ता कैसे चल रहा है? दूसरी बात, यू आर बाउंड एज पर डिफेंस पैक्ट, यू आर बाउंड टू प्रोटेक्ट सऊदी अरब, क्योंकि म्यूचुअली आपस में एक दूसरे का डिफेंस पैक्ट है, जो कि सितंबर में हुआ था, 25 में हुआ था। ना ही आपकी तरफ से कोई वक्तव्य आता, ना ही आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन दिखता कि अपने मित्र थे। तो मैं क्या ये समझा जाए कि आपका डिफेंस पैक्ट एक सिर्फ अमेरिका के दबाव में कराया गया एक आईवाज था, या आप अंदर खाने एक चुपचाप एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान की पीठ में छुरा डालेगा एक दिन, और वो कब डालेगा ये वक्त बताता है, क्योंकि ऑपरेशन की फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ डॉट्स का पकड़ना होता है। अभी आप दूसरी बात देखिएगा, यमन जो सऊदी अरब के हित को आज से नहीं इतने सालों से हिट करता रहा है, और यमन के साथ गलबैयां हैं ईरान की, और ईरान अटैक कर रहा है सऊदी अरब पे। अब बताइए ये रिश्ता कहां जाता है? दूसरी बात आई, ईरान अटैक कर रहा है पूरे अरब कंट्रीज पे, जिनसे आपसे पूरे मुस्लिम उम्मा के थ्रू जुड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है कि आप वहां उनको आप ये भी बोल के आए वर्बली कि वी विल कवर यू नो न्यूक्लियर वाइज सऊदी अरब को। भैया वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, हमें अच्छी तरह याद है अब्दुल कादिर खान इंटरनेशनल मार्केट में आपके स्मगलिंग करते हुए फिजिकल मटेरियल लोगों को बांटते हुए पकड़े गए थे, और आप ही की एक तरह से आईवाश करने के लिए आप ही की गवर्नमेंट ने उनको जेल में डालकर उनको मारा था, देखा जाए। दूसरी बात, अब आते हैं जो इन अमेरिका ने आपके अंदर पैसा डाला है, आप उसको कैसे रिपे करेंगे? या चाइना की तरह होगा? चाइना ने पैसा डाला श्रीलंका के अंदर, अंततः हुआ क्या? हम्बन टोटा को कब्जा लिया 100 साल के लिए। क्या आप भी उसके लिए तैयार हैं? देखिए नैना जी, यही तो आरोप बलूचिस्तानी है, यही तो बड़े बड़े आरोप अहमद मस्ती खान जी भी लगाते रहे हैं कि बलूचिस्तान का सौदा कर दिया ना सीपेक के नाम पे, अब धीरे धीरे करके वही होगा। जी सौदा हो चुका है। नैना जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा से आप अगर किसी देश की देखिए, हमारी रिलायबिलिटी या हमारी तय होती है इस बात से कि हमारे पास क्या रहा है। पाकिस्तान का पास्ट पूरा बिकाऊ रहा है, और पूरा पैसे डालिए और पाकिस्तान से वो डर्टी काम कराइए जो कोई नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान कर आपके लिए कर देगा। आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का राज क्या है काशिफ साहब? जी रज़ा काशिफ जी, अच्छा, जो जर्नलिज्म में ना मैंने पीएचडी की, मैं एक चीज जानता हूँ, जर्नलिज्म में होता है 5 W's होता है और एक H हो गया, मतलब क्वेश्चन इस तरह से होता है। ये जो इन्होंने की है, ये तो जर्नलिज्म से इनका कोई चूंकि वास्ता कभी भी विराट अरे वो जर्नलिस्ट थोड़ी ना, जर्नलिस्ट मैं हूँ, सवाल मैं पूछ रही हूँ, उन्होंने तो आपको जवाब दिया, अपना पक्ष रखा। आप मेरी सुन लें ना, यादेव साहिबा मेरी सुन लें, नाम आपका खूबसूरत है, नैना यादेव। बात ये है कि ये जो सब कह रहे थे ये पूरी जी जी नैना यादव है जी, बोलिए। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, खूबसूरत नाम है। तो अब मसला ये है कि जो साहब कह रहे थे ये इनका ओपिनियन है, इसके ऊपर मैं क्या बात कर सकता हूँ। हाँ एक चीज है कि ट्रंप को जो हमने नोबेल प्राइज की इसलिए वह बात की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो युद्ध थी, जो न्यूक्लियर वेपन चलने का पूरा उसमें खदशा था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो हम चला सकते थे। ट्रंप ने आके वो सब हमें रोका कि नहीं भाई चलो अब इंडिया। अच्छा रज़ा काशिफ जी, ये जो आपका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सुनिए तो, उस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में क्या बलूचिस्तानी अलग हो जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अलग हो जाते हैं, शिया और सुन्नी अलग हो जाते हैं? क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले बोला जिन्हें जाना है वो चले जाइए। अरे मतलब मुस्लिमों के जो उम्मा है, मुस्लिमों के जो बड़े नेता हैं, मुस्लिमों के सबसे बड़े जो देश हैं, वो अपने ही पाकिस्तानी भाइयों को निकालने की बात कर देते हैं। अहमद मस्ती खान जी, क्या बलूचिस्तानी अलग है क्या? पंजाबी जल्लादी जिहादी फौज, अमेरिका के पिट्ठू, इजराइल के पिट्ठू,
इन्होंने आके हमारे इलाके में न्यूक्लियर टेस्ट किए, मेरे कौम के लोगों को मुतासिर किया, ना सिर्फ मेरे कौम के बल्कि मेरे अपने कबीले के लोगों को इन जिहादी जिलादियों ने आके मुतासिर किया। इनके हाथ से परमाणु बम लेना लाजमी है। मैं हिंदुस्तान के लीडरशिप से अपील करता हूं, चाइना से बातचीत करके उनको बुलाएं, उनको कहें आए भाई इंडिया में जितने भी पोर्ट है आप इस्तेमाल करें, आए हमारा मसाला डोसा खाएं और हमें चिकन चाउमीन खिलाएं और इन पंजाबी जलादी जिहादियों को मिलकर फेंटी लगाएं। जब तक कि इन पंजाबी जिहादियों को फेंटी नहीं लगती है, मैं अर्ज करता हूं कि ये जो हाफिज जो सैयद पता नहीं क्या मुल्ला मुनीर है, मेरी तो इंडिया से दरख्वास्त है कि जलंधर का गंदा अंडा है, इसके तो पाकिस्तान में बेस भी नहीं है। आप लोग मेहरबानी करके आए, इसको फेंटी लगा के जलंधर वापस बुला लें। अरे ये कौन होता है? रजा कशिफ जी, आपका जो इस्लामिक रिपब्लिक जो पाकिस्तान आपने जो भी नाम दिया है, बड़ी नाराजगी है बलूचिस्तानियों को। हाँ जी, अच्छा, अर्ज करूं कि इनकी तो वही पुरानी सीडी है, और दूसरा ये कि बलोच जो है बरोख से निकला है, यानी कि बाहर से आने वाले, ये कुर्दिस्तान के आने वाले लोग हैं। लोकल जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो तो बरोही हैं ना, जो पुराने द्रावड़ जिनको आप कहते हैं, आर्यन जब आए थे तो थे। तो बलूचिस्तान का नाम तो बेसिकली गलत रखा गया, और 1970 में ये चीजें हो गई, क्योंकि ये अंग्रेजों के क्या कहते हैं, इनके जितने सरदार थे, अंग्रेजों की पालकी को कंधे पे लेके अंग्रेज को चलते थे जब वो आता था वायसराय। तो इनकी तो तारीख ये है। और अगर आप इनको देख लें, मकरात तलाक देख लें, खाना तलाक कौन है, तो इनकी ये खुद यूएसए में बैठे हुए हैं, अमेरिका में, और अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं। भाई रहने दो ना यार, तुमसे ना हो पाएगा। अरे अच्छा, बस अच्छा रजा कशिफ जी, वक्त की कमी है तो बता दीजिए, सऊदी अरब बोल रहे हैं भाई जो वादा किया वो तो निभाओ, कैसे वादा निभा रहे हैं? वरना उसने तो पाबंदियां लगा दी, कैसे वादा निभा रहे हैं? देखिए, हम ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के मुताबिक काम कर रहे हैं, और यही डिप्लोमेटिक वे होता है। ईरान की नाराजगी झेलने को तैयार है क्या? मैंने फिर आपसे कहा कि इंटरनेशनली आईआर में एक चीज होती है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 2 चलिए डिप्लोमेसी होती है। आप अभी मुझे लग रहा है कि शायद यही एक तरह से जवाब आ गया है आईएसआई की तरफ से कि हर जगह पर जाकर यही जवाब देना है, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हर रूप में समझ रही है, और यही वजह है कि 24 दिन हो चुके हैं ईरान के साथ में युद्ध के, अभी तक बड़ी खामोशी नजर आ रही है। लेकिन सऊदी अरब कह रहे हैं कि भाई जितना कर्जा लिया है और जो पैक्ट किया है उसका जवाब तो देना होगा। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।